एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के बारे में। ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आईआईटी जी, नीट और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है। तो जब आप एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो किसी हैलोजन के साथ, तो हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड। और जब आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे एक हैलाइड रिप्लेस कर देते हैं, तब हमें मिलता है हैलो एरीन। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जब आप एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे किसी हैलोजन के साथ, तो जो कंपाउंड हमें मिलने वाला है उसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन या फिर हैलो एरीन। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो जो आपके हैलोजन डेरिवेटिव है या फिर जो आपके एल्काइल हैलाइड है या फिर एल्काइल हैलो एरीन है, उनको हमने क्लासीफाइड किया है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इटीसी हैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप है और उसमें केवल एक ही हैलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। उसी तरह से अगर आपकी बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन ग्रुप लगा है उसको बोलेंगे मोनो हैलो एरीन। लेकिन अगर आपका एल्काइल ग्रुप है और उसके पास दो हैलोजन ग्रुप लगे हैं उसको बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। ऐसे ही अगर तीन हैलोजन लगे हुए हैं उसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है हैलोजन डेरिवेटिव का, जनरली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जितने आपके हैलोजन एटम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। एक होगा तो मोनो बोलेंगे, दो होगा तो हम उसको डाई बोल रहे हैं, तीन होगा तो उसको हम ट्राई बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखिए ये आपका प्राइम है या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी डिग्री का आपका एल्काइल हैलाइड है। अब इसको कैसे हम पहचानेंगे, हमें देखना है कि वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट बाइंड है। तो आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री बोल रहे हैं, फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका एल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह का है जिसमें कार्बन एटम एक कार्बन से अटैच है, उसको हम बोलते हैं ये कैसे डिग्री का है, 1st डिग्री का, या फिर ये प्राइमरी है, या फिर ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। अगर यही कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा होगा या फिर दो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, या फिर क्या बोलेंगे, ये 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से अगर ये कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी बोल देंगे। तो ये क्या है, डिग्री है। ठीक है, इसके बाद और भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, फॉर एग्जांपल एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल डेरिवेटिव। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपके पास कोई एल्कीन है, एल्कीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, अगर आपके पास कोई एल्कीन है, एल्कीन से नेक्स्ट वाला अगर कोई कार्बन है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, एल्कीन से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या बोलते हैं, उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और जब इसके ऊपर हैलोजन ग्रुप लग जाता है तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन ये है और यहाँ पे लगा है हैलोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक ही बोलेंगे। उसके बाद कर लेते हैं बात बेंजाइलिक की। तो बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इस कार्बन पे लगा हो हैलोजन तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अगर आपके पास कोई एल्कीन है और एल्कीन पे डायरेक्ट ही हैलोजन ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, अगर आपकी बेंजीन है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ही क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा है, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक। और इसको हम बोलते हैं एराइल। एराइल का मतलब ये होता है कि जब बेंजीन से डायरेक्ट आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है या फिर कोई ग्रुप जुड़ा है उसको बोलते हैं एराइल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्लासीफाइड कर लिए हैं। एल्काइल हैलाइड को क्लासीफाई किया है, हैलो एरीन को हमने क्लासीफाई किया कैसे कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को बनाने के कुछ मेथड है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से आप कैसे प्रिपेयर करोगे एल्काइल हैलाइड, या फिर हैलो एल्केन को आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो। तो आपने क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। एल्कोहल की रिएक्शन करानी है HCl एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। इसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। लुकास रिएजेंट जनरली करता क्या है,
इस OH को Cl से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस OH को Cl से रिप्लेस कर देगा और हमें मिल जाएगा एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से एल्काइल क्लोराइड हमें मिल गया है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप प्रोसेस भी हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखिए और नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए इसी की। अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं NaBr के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और इसको साथ में क्या करना है, रिफ्लेक्स कर देना है, तो ये OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस बार Br से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे Br रिप्लेस हो गया है OH से, और इस हमें क्या मिला, एल्काइल ब्रोमाइड मिला है। अगर हम यहाँ पे PX3 ऐड कर देते हैं, PX3 जनरली क्या रहेगा आपका, PCl3 या फिर कोई दूसरा हैलोजन रहेगा, तो होने क्या वाला है, ये जो X आपको दिखाई दे रहा है हैलोजन, ये इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर अल्कोहल में PCl5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे Cl रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम SOCl2 ऐड करेंगे तब भी OH से Cl रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेथड है। इन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं और रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। रिएजेंट में जो भी हैलोजन आपको दिखाई देगा वही हैलोजन OH को रिप्लेस करने वाला है। जो लास्ट वाला मेथड है इसको हम बोलते हैं डार्जन प्रोसीजर, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। और ये सबसे अच्छा मेथड है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 है और जो HCl या गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये ईजिली यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन ग्रो मेथड जो सबसे पहला मेथड है ZnCl2 यूज़ किया जाता है कार्बन अल्कोहल के बॉन्ड को वीक करने के लिए। अगर हमारे पास 3rd डिग्री का अल्कोहल है तो ZnCl2 की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें हैलोजन की, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो HI की होगी, फिर HBr की और फिर HCl की। रीज़न ये होता है कि जो HI होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, ये बॉन्ड इजीली यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद HBr की और उसके बाद HCl की होती है। अगर हम बात करें डार्जन प्रोसीजर की, तो इसको क्या बोला गया, बेस्ट मेथड बोला गया है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें जो आपका बाई प्रोडक्ट बने हैं SO2 और HCl क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये इजीली यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, इजीली यहाँ से निकल जाते हैं। चलिए दूसरा मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मेथड हम कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। तो हमें कोई एल्केन लेना है और क्या करना है, UV लाइट लेनी है और साथ में हमें Cl2 का एडिशन करना है। तो यहाँ पे जो Cl है वो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसमें जनरली फ्री रेडिकल बनते हैं और आपका Cl इस तरह से एल्केन के साथ ऐड हो जाएगा और इससे हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको एक एल्केन लेनी है, कोई आपको हैलोजन लेना है। जनरली हैलोजन आपका Cl2 ही रहता है और लाइट की प्रेजेंस पे इस रिएक्शन को कराना है, जिसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन। इस रिएक्शन में क्या करना है, आपको एक एल्कीन लेनी है और उसके ऊपर क्या ऐड करना है, HBr ऐड कर देना है। HBr ऐड होगा तो क्या होगा कि एक साइड आपका Br जुड़ जाएगा, एक साइड आपका H जुड़ जाएगा। ये Br इधर चला गया, ये H इधर चला गया, तो यहाँ पे हमें जो मिला वो एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एल्काइल ब्रोमाइड देखने को मिल रहा है। अगर ये सिंपल रिएक्शन हमको दिया गया है, HBr दिया गया है, तब इस रूल में तब इस इक्वेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें मार्कोनियफ रूल यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होती है। और अगर हमें कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दे दिया गया है, तो अगर हमें क्या दे गया, कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो गया, तो इसको बोलते हैं कि एंटी मार्कोनियफ रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, ये एंटी मार्कोनियफ रूल कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है। तो जनरली रिएक्शन क्या है कि आपको एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन करना है। ये रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, हो सकता है पेरोक्साइड प्रेजेंट ना हो, तब उस केस में हम मार्कोनियफ रूल लगाते हैं। मार्कोनियफ रूल में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तब उसको हम बोलेंगे कि ये एंटी मार्कोनियफ रूल फॉलो करेगा और इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ती है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही कम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फिल्केनस्टीन रिएक्शन। फिल्केनस्टीन रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई है। इससे जो पहली रिएक्शन है, पहली वीडियो है, उसमें मैंने 22 नेम रिएक्शन डिस्कस की है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देखिए,
उसमें मैंने 22 नेम रिएक्शन डिस्कस की है और वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए, IIT जी के लिए और PGT के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फिल्केंस्टीन रिएक्शन देख लेते हैं। RX लेंगे यहाँ पे कोई, जिसको हम एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, और इसमें जो हैलाइड रहेगा आपका वो आपका क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड ही रहने वाला है। अब इसकी रिएक्शन करानी है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो होने वाला क्या है कि यहाँ पे जो आपका हैलाइड है, हैलाइड आपका कौन सा है, Cl और Br, वो रिप्लेस होने वाला है I के साथ। तो I इस X की जगह पे आके लग जाएगा और जो आपका X ये ग्रुप है ये Na के साथ यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्वाट सेक्शन देख लेते हैं। स्वाट सेक्शन में होता क्या है कि हम जनरली क्या लेते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और इसमें हम डालते हैं AgF, और यहाँ पे क्या होगा, जो आपको ये F दिखाई दे रहा है ये Br को रिप्लेस कर देगा, ये Br Ag के साथ चला जाएगा, तो AgBr बाहर चला जाएगा और आपके पास ये बन के आ जाएगा। ये रिएक्शन जनरली यूज़ होती है क्या करने के लिए, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। AgF की जगह पे आप Hg2F2 COF2 SbF3 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्वाट रिएक्शन के रिएजेंट हो सकते हैं। तो स्वाट रिएक्शन और फिल्केंस्टीन रिएक्शन क्या है, इनको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और इससे भी हम क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। इसके बाद हुन्स-डीकर रिएक्शन देख लेते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमें क्या लेना है, CH3COOAg लेना है और इसकी रिएक्शन करानी है Br2 के साथ, साथ में किसी प्रेजेंस रहेगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की यहाँ पे प्रेजेंस रहने वाली है। अब क्या होगा इस रिएक्शन में कि यहाँ से Ag के साथ Br चला जाएगा, एक Ag के साथ एक Br चला जाएगा, तो AgBr बन जाएगा। यहाँ पे एक Br अभी जो बचा हुआ है वो इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो गई और CH3 के साथ जुड़ गया है Br, तो ये बन गया हमारा एल्काइल ब्रोमाइड। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, हैलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो जो आपका RI है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप की, तो जितना ज़्यादा हमारा लीनियर ब्रांच होगी या फिर लीनियर चेन होगी एल्काइल की, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, या फिर हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा एल्काइल हैलाइड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसका सरफेस एरिया आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम है, इसका सरफेस एरिया सबसे ही कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और कम है, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलो एल्केन डिक्रीज एट द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज। जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ओवरलैपिंग हमारी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी और जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं CH3F का जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद ये जैसे जैसे हम देखते जाएंगे हैलोजन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद है डायपोल मोमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीज। अगर हमारे हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है और डी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये है कि इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैलो एल्केन आर पोलर है बट आर इनसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या नहीं करते, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो जो आपके हैलो एल्केन रहेंगे वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होने वाले हैं। अगर हम बात करें डेंसिटी की, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा RI की रहेगी, फिर RBr की रहेगी, उसकी RCl की रहेगी, RF की रहेगी फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो डेंसिटी इस ऑर्डर में फॉलो होगी।
चलिए अब कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN रिएक्शन बोलते हैं। SN रिएक्शन जनरली आपकी 2 टाइप की रहती है, SN1 एंड SN2। चलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जनरली वो चीज़ें होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस X ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल किसी हैलाइड को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल नीचे ले लिए गए। फॉर एग्जांपल हमने एल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पे लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है, उसकी रिएक्शन कराई KOH के साथ। तो हो क्या रहा है, ये OH किसको रिप्लेस कर दे रहा है, इस Br को रिप्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5OH। तो ये कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर NH3 डालेंगे तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो Br को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, अमाइन बनाएगा। अगर हम बात करें KCN की, तो KCN में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो CN नेगेटिव है, तो CN नेगेटिव इस Br को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा, CN लग जाएगा। AgCN में भी सेम ऐसे ही रहेगा कि CN इस Br को रिप्लेस करने वाला है। KNO2 डालेंगे तो यहाँ पे ONO इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अगर हम AgNO2 डाल रहे हैं तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इस Br को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या आएगा, एल्काइल नाइट्रेट आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसमें RONA डाल रहे हैं तो जो RO ग्रुप है, RO ग्रुप किसको रिप्लेस करेगा, Br को रिप्लेस करेगा और हमें क्या मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लास्ट रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, ये डाल रहा है कि यहाँ पे एक एल्काइन डाल रहा है, तो एल्काइन वाला जो ग्रुप है ये इस Br को रिप्लेस कर देगा। और लास्ट है RCOOAg, तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो RCOO नेगेटिव है ये इस Br को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, आप इनको देख लीजिए। इन रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या कर रहा है, एक एल्काइल को एक हैलाइड को रिप्लेस कर रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं SN1 टाइप रिएक्शन। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और ये हमेशा 2 स्टेप में होने वाली है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में यहाँ पे जो हैलोजन होता है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, हैलोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, और कार्बोकेटाइन का एक फॉर्मेशन होगा। इस तरह से कार्बोकेटाइन का एक फॉर्मेशन होगा। तो जनरली ये रिएक्शन टर्सरी एल्काइल हैलाइड देते हैं। इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में आपका जो ये X ग्रुप होता है यहाँ से हट जाता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोल रहे हैं कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होता है, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो हमेशा कैसा स्ट्रक्चर आता है, प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें हमेशा कैसा स्ट्रक्चर आएगा, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। अब स्टेप 2 में क्या होने वाला है, ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना है इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप फर्स्ट हमेशा स्लो रहेगा, स्टेप 2 हमेशा फास्ट रहेगा। और इसमें कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि SN1 रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट बनता है हमारा कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में की पॉइंट देख लेते हैं। जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका रेट है वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हमारे पास 3rd डिग्री का एल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा SN1 में, 2 डिग्री का थोड़ा कम, और 1st डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड है वो सबसे कम SN1 रिएक्शन देता है। तो ये आपका क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया है। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, अगर हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, लो कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक है, तब ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। अब यहाँ पे आगे एक ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका SN1 रिएक्शन है उसमें क्या होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है। रीज़न ये है कि जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, और प्लेनर अगर कोई इंटरमीडिएट हमारे पास बना है तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। देखिए, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो कहने की बात ये है, जब भी हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट अटैक कर सकता है, बैक अटैक कर सकता है, जिससे हमें क्या मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। इन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं, या फिर इनको हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं SN2 टाइप की। SN2 टाइप में क्या होता है, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन होती है और ये एक ही स्टेप में होने वाली है, एक ही स्टेप में होती है। और ये रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो आपका SN2 रिएक्शन होता है उसमें हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसकी बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है। जब यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। और इसमें होने वाला क्या है कि अगर हमारा स्टार्टिंग जो मटेरियल है, स्टार्टिंग जो हमारा रिएक्टेंट है, अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लीवो रोटेटरी बनेगा। अगर हमारे पास लीवो रोटेटरी रिएक्टेंट है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनने वाला है। तो यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ से अटैक किया है, इसके पीछे से अटैक किया है लिविंग ग्रुप के, ठीक है। तो SN2 में हमेशा अटैक कहाँ से होगा, पीछे से अटैक होगा या फिर बैक साइड से अटैक होगा। और जो लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और एकदम से क्या होगा, यहाँ से जो X ग्रुप होगा वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो SN1 से बिल्कुल रिवर्स है। उसमें थर्ड डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड ज़्यादा फास्ट रिएक्शन दे रहा था, इसमें फर्स्ट डिग्री वाला ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। आगे देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा न्यूक्लियोफाइल का, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। जो CN नेगेटिव होता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद आयोडीन और ये हमें कुछ और न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं, तो इस ऑर्डर में इसको लगा दिया गया है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज़्यादा SN2 का रेट भी रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास सॉल्वेंट नॉन पोलर है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और हाई कंसनट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की, तो ये SN2 को फेवर करता है। इसी तरह से अगर हम SN1 में देखें तो वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक होना चाहिए और उसकी कंसनट्रेशन क्या होनी चाहिए, थोड़ा वीक होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल ये रिवर्स है। यहाँ पे ये एक आपको ऑर्डर दे दिया गया है। SN1 के लिए टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा, SN2 में प्राइमरी होना चाहिए। तो ये क्या आपका एक ऑर्डर है। तो कहने की बात यह है, अगर आपके पास ज़्यादा डिग्री का एल्काइल हैलाइड है वो SN1 के थ्रू जाएगा और कम डिग्री का एल्काइल हैलाइड है तो किससे जाएगा, वो SN2 से जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, मैंने आपको बताया बेंजीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन। अब इसके हमें देखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से Br निकल जाता है। तो Br निकल गया और उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही इस साइड शिफ्ट होंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वाले सेंटर से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उस तरह इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस पोजीशन पे। उसके बाद ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस पोजीशन पे। और सबसे लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन वापस उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से ये हटे थे और इस तरह से हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे वो बनकर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आए कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिले हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरली होते क्या है कि कितनी तरह से कोई कंपाउंड अपने को अरेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर सम एल्काइल। अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप की, अगर एल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम है और हैलोजन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो RI है उसके बीच में ओवरलैपिंग इतनी अच्छी होती नहीं है तो ये बॉन्ड इजीली यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जा रहा है इसका मतलब जो RI है वो सबसे हाईली रिएक्टिव रहेगा। ये क्या रहेगा, हाईली रिएक्टिव रहेगा। उसके बाद RBr, RCl और फिर Ra। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच halogen is from alpha carbon atom and the hydrogen from alpha carbon according to stage of role।
इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपको अल्कोहलिक KOH लेना होता है। इस सेक्शन में क्या लेना है, अल्कोहलिक KOH लेना है। और अल्कोहलिक क्या काम करेगा, अल्कोहलिक KOH प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। और जनरली ये उस कार्बन से H पॉजिटिव को लेता है जिस पे जो हैलोजन के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है। फॉर एग्जांपल ये हैलोजन के नेक्स्ट वाला कार्बन है या फिर ये नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन हटने वाली है। किस फॉर्म में हटने वाली है, H पॉजिटिव की फॉर्म में हटने वाली है। और जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक चार्ज आएगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिससे Br यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, एल्कीन, या तो एल्कीन इस साइड बनेगी या फिर एल्कीन इस साइड बनेगी। हो सकता है एक बार एल्कीन इस साइड बनी हो सकता है एल्कीन एक बार इस तरह से बनी हो। अब जो एल्कीन मेजर होगी वो एल्कीन मेजर क्या होगी कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों वो एल्काइन आपकी क्या होगी, एल्कीन क्या होगी आपकी, मेजर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एल्कीन को आपको बना के देता हूँ तो इस एल्कीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। अगर मैं नीचे वाली एल्कीन बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगी जिस पे ये कोई एल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे ये लगा है, ठीक है। तो इस पर केवल एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, जो इस पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा मेजर रहेगा। उसके बाद है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, वही सेम ट्रेंड हम फॉलो करेंगे। 3rd डिग्री का एल्काइल हैलाइड तो जल्दी से रिएक्शन देगा, सेकेंडरी वाला थोड़ा कम, प्राइमरी वाला सबसे कम। ये 3rd डिग्री का है इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट देगा, सेकेंडरी का थोड़ा कम देगा और प्राइमरी का कम देगा। चलिए 3rd रिएक्शन हम देख लेते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि जनरली आपको H2 का यूज़ करना है, साथ में एक मेटल लेनी है और कुछ टेम्परेचर देना है। होने वाला क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास जाने वाला है और एक हाइड्रोजन Br के साथ जाने वाला है, तो HBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये C2H5 एक हाइड्रोजन लेकर क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में देख सकते हैं आप, C2H5 में H ऐड कर रहा है तो होगा क्या, H तो चला जाएगा इसके पास, I चला जाएगा इसके पास, तो I2 यहाँ से हो जाएगा रिलीज और C2H6 आपका बन जाएगा, इथेन आपका बन जाएगा। भाई रिएक्शन विद मेटल्स, तो रिएक्शन विद मेटल आप देख लीजिए। सबसे पहले वोट्स रिएक्शन है, इसको मैंने नेम रिएक्शन में पढ़ाया है। तो वोट्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 एल्काइल हैलाइड आपको लेने हैं, साथ में 2 Na लेने हैं। ये जो 2 X ग्रुप है ये Na के साथ यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, RR बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यहाँ पे ड्राई ईथर हमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे एक एल्केन बनकर तैयार हो गया है। ध्यान ये रखना है कि वोट्स रिएक्शन में हमेशा जो एल्केन बनता है उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, या सॉरी इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में एक कार्बन है तो बाद में कितने कार्बन रहेंगे, 2 रहेंगे, और हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। अगर हम वोट्स फिटिक रिएक्शन की बात करें तो वोट्स फिटिक रिएक्शन में करना क्या है, हमें एक लेना है हमको एराइल हैलाइड, एक हमको लेना है एल्काइल हैलाइड। जो उससे पहले वाली वोट्स रिएक्शन थी उसमें हमने दोनों एल्काइल हैलाइड लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग लेने हैं, एक एराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करानी है 2 Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होने वाला क्या है कि यहाँ पे ये 2 जो ग्रुप है, एराइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे और जो आपके 2 NaCl है वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन विद Mg, अगर हम Mg की रिएक्शन कराएंगे Rx के साथ तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको सॉलिड स्टेट में आइसोलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सप्लोड हो जाता है इन ड्राई स्टेट, ठीक है। और इसको हम इथेनॉल सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में आपको क्या करना है, कोई अल्काइल हैलाइड लेना है और इसको हीट कर देना है 573 केल्विन पे इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि यहाँ से जो Cl लगा है टर्मिनल पोजीशन पे वो कहाँ चला जाएगा, इस मिडल वाले कार्बन पे चला जाएगा। अब इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, इसलिए इनको बोलते हैं आइसोमर्स। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। अब है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। आप एराइल हैलाइड को कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या लेना है, एक बेंजीन लेनी है, बेंजीन के ऊपर ऐड करना है Cl2 को, और FeCl3 लेना है डार्क में। और इसमें होने वाला क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा इस बेंजीन से और वहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl जाके लग जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरो बेंजीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जनरली इस रिएक्शन में होता क्या है, H पॉजिटिव रिप्लेस हो जाता है Cl पॉजिटिव से,
ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है बाई साइड चेन रिएक्शन। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, आपको टोलिन लेना है। टोलिन की रिएक्शन करानी है आपकी Cl2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हम करा रहे हैं। तो होने वाला क्या है कि यहाँ से बेंजाइलिक पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह पे एक Cl आके लग जाएगा। अगर हम फर्दर इस रिएक्शन को करते जाते हैं तो होगा क्या, पहले एक H Cl से रिप्लेस होगा, फिर 2 H Cl से रिप्लेस होंगे, फिर 3 H Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपको टोलिन लेना है, Cl2 को ऐड करना है। पहले स्टेप में एक H Cl से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरे स्टेप में 2 H रिप्लेस हो जाएंगे, थर्ड स्टेप में तीनों H Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया जहाँ भी लाइट की प्रेजेंस होगी वहाँ पे हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लाइट दिखाई दे जाए वहाँ पे वो रिएक्शन हमेशा किससे होगी, फ्री रेडिकल से होगी। इसके बाद है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था कैसे बनाते हैं। आपको एनिलीन लेना है, एनिलीन लेना है, एनिलीन की रिएक्शन करा लेनी है आपको Na, NO2 और HCl के साथ। और उससे हमें क्या बनेगा, उससे हमें मिल जाएगा ये जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइजोनियम सोल्ट। अब डाइजोनियम सोल्ट की हम फर्दर आगे रिएक्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई CuCl HCl के साथ, CuBr HBr के साथ। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप है N2Cl ये रिप्लेस हो जाएगा Cl से और Br से। इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे CuHCl फिर या फिर CuHBr ले लेते हैं, इसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो हम यहाँ पे हैलोजन यूज़ कर रहे हैं Cl और Br, ये क्या करेंगे, N2 पॉजिटिव Cl को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एराइल हैलाइड मिल जाएगा। अगर हम HBF4 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इन दी एंड फ्लोरीन एटम यहाँ पे आके लग जाएगा और हमें क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बाल सीमेन रिएक्शन। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको कराई है। इसके बाद है फ्रोम फिनोल। फिनोल को क्या करें, अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाता है, Cl से रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जो आपके एराइल हैलाइड होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके लिक्विड भी हो सकते हैं और आपके सॉलिड भी हो सकते हैं। तो बोला बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ एराइल ग्रुप और हैलोजन एटम। जैसे जैसे आपका एराइल ग्रुप या फिर हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है या फिर इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है या फिर एटॉमिक मास सबसे छोटा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। जनरली देखा यह गया है कि जो पैरा आइसोमर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं या फिर ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो और मेटा आइसोमर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका पैरा वाला आइसोमर होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल नेचर का होता है। जो आपका पैरा वाला होता है वो सिमेट्रिकल नेचर का, और सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि हमको वो उसके अंदर एक सिमेट्री दिखाई देती है ना। सिमेट्री जो भी चीज़ें होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, फिर जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर होती है रेजोनेंस, और इसलिए जो कार्बन क्लोराइड का बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। एंड हेंस इस डायपोल मोमेंट इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम हो जाती है। अगर हमसे पूछ ले कि डायपोल मोमेंट किस में ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट किस में ज़्यादा रहेगी, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है और डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की हम क्या देख लेते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या रहेगा, एक न्यूक्लियोफाइल इस Cl को आके रिप्लेस करने वाला है, फिर किसी हैलोजन को आके रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये Cl को रिप्लेस कर देगा और OH यहाँ पे आके लग जाएगा। इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारी बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, इस रिएक्शन के रेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाया गया है। NO2 ग्रुप अब क्या करेगा, इस रिंग को और ज़्यादा डीएक्टिवेट करेगा और यहाँ से Cl ईजिली बाहर चला जाएगा और ये OH ग्रुप इसकी जगह पे आके लग जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए, फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसको वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और साथ में H2O दे रहे हैं। H2O का जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आके लग जाएगा। चलिए, ये हमारी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हैलोजन होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब जो आने वाले ग्रुप है वो ऑर्थो पे या पैरा पे ही लगने वाले हैं। इसलिए क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो देख लीजिए, सबसे पहली रिएक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीनेशन कर रहे हैं। क्लोरीनेशन के लिए हमने Cl2 लिया, एनहाइड्रस FeCl3 लिया। तो यहाँ पे जो एक Cl है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आके लगने वाला है। तो यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे लगा है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। अब मैंने आपको बताया क्योंकि जो पैरा आइसोमर होते हैं उसमें सिमिट्री होती है, दिस इज मोर सिमिट्रिक, इसलिए क्या रहेगा, मेजर रहेगा, है ना। जिसमें ज़्यादा सिमिट्री है वो इतना ही ज़्यादा स्टेबल, उतना ही ज़्यादा वो मेजर रहेगा। नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, HNO3 H2SO4 हम यूज़ करते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है, NO2 ग्रुप को हम एडिशन करने वाले हैं। NO2 ग्रुप आपका है तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा पोजीशन वाले में फिर से क्या है, सिमिट्री है, इसलिए ये जो आपका प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन में हम क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। और जनरली जब हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो कौन सा ग्रुप लगने वाला है, यहाँ पे SO3H ग्रुप लगने वाला है। कौन सा ग्रुप लगने वाला है, SO3H ग्रुप लगने वाला है, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। और इसमें अब क्या होगा कि SO3H पोजिशन जो ग्रुप हो गया तो ऑर्थो पे या फिर वो पैरा पोजिशन पे लगेगा। ये ऑर्थो पे लगा है, ये पैरा पे लगा है। मैंने आपको बताया पैरा पोजिशन में क्या है, सिमेट्री ग्रुप में आती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक मेजर प्रोडक्ट है। इसके बाद फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देख लेते हैं। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन में जनरली हम एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं, एसाइलेशन में जनरली हम एसाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। साथ में हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, ये इस Cl को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है और एक कार्बोकेटायन बनाता है। ये कार्बोकेटायन फर्दर जाके इस बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और ये ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थो पे लगा है और ये क्या लगा है, आपका पैरा पे लगा है। फिर से यहाँ पे पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या डाला है, CH3COCl डाल रहा है। ये आपका जो एसाइल ग्रुप है ये आपका ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे ऐड होने वाला है। ये ऑर्थो पे ऐड हो गया और ये पैरा पे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विद मेटल। जब आपका एराइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, वुर्ट्ज़-फिटिंग रिएक्शन। इसमें आपको एक एराइल हैलाइड लेना है, एक एल्काइल हैलाइड लेना है और कपलिंग रिएक्शन करानी है। एल्काइल को एराइल के साथ जोड़ देंगे और साथ में NX यहाँ से बाहर चला जाएगा। फिटिंग रिएक्शन में सेम क्या करना है आपको कि दो आपको एराइल ग्रुप लेने हैं, एराइल हैलाइड लेने हैं दो, और 2 Na लेने हैं। 2 Na के साथ 2 X यहाँ से बाहर चले जाएंगे और डाइफिनाइल आपस में कपल हो जाएंगे। इसके बाद उलमैन रिएक्शन है। उलमैन रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं है। उलमैन रिएक्शन में आपने क्या करना है, जिस तरह से आपकी फिटिंग रिएक्शन है उसी तरह से ये रिएक्शन है। इसमें आपको 2 मोल लेने हैं आयोडोबेंजीन के और साथ में लेना है कॉपर। अब ये कॉपर क्या करेगा, इस आयोडीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, साथ में क्या बनाएगा, CuI बना लेगा, साथ में क्या बनाएगा, CuI, है ना। इसके भी 2 मोल ले लेंगे और यहाँ पे जो 2 फिनाइल ग्रुप है आपस में कपल करके क्या बना लेंगे, डाइफिनाइल बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाई हैलोजन डेरिवेटिव को हम देख लेते हैं। अगर आपके एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हैं उसको बोलते हैं विसिनल, उसको क्या बोलते हैं, विसिनल। अगर हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन एडजेसेंट में है, उसके पास हैलोजन ग्रुप लगे, उसको बोलते हैं विसिनल। अगर दोनों हैलाइड सेम ही कार्बन पे लगे हैं तब उसको बोलते हैं जेमियल, उसको क्या बोलते हैं, जेमियल। तो ठीक है, अगर अलग अलग कार्बन पे लगे हैं लेकिन कार्बन एडजेसेंट में उसको बोलते हैं विसिनल, लेकिन अगर एक ही पे लगे हैं उसको बोलते हैं आपका जेमियल। और अगर आपका हैलाइड बहुत दूर दूर लगे हुए हैं तो उनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाई हैलाइड। इसके बाद बात कर लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन की। तो जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2, इसको हम DCM भी बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। तो DCM जनरली क्या काम करता है, ये एक सोलवेंट की तरह यूज़ करता है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ सोलवेंट हम यूज़ करते हैं। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ह्यूमन के तो ये क्या करता है, इंटेंस बर्निंग, ये क्या करता है, बर्निंग कर देता है, जला देता है इंसान को। और ये क्या कर देता है, मिल्क रेडनेस ऑफ द स्किन, है ना, स्किन को क्या कर देता है, रेड कर देता है। इसके बाद ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपके हमारे डाई हैलोजन डेरिवेटिव थे, ये हमारे डाई हैलोजन डेरिवेटिव थे। अब इसके बाद ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहला क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3।
तो इसको आप बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिए। CH4 में आप डाल दीजिए लाइट और साथ में क्या Cl को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन Cl के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म आपका बन जाएगा। इसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन भी होती है। हेलोफॉर्म में आपको एल्कोहल लेना है, एल्कोहल की रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ। तो सबसे पहले स्टेप में आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड दिस इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इस CH3CHO को फिर से रिएक्शन कराएंगे Cl के साथ, तो CCl3CHO बन जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरीनेशन। और लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि यहाँ से जो आपके प्रोडक्ट बना है उसकी रिएक्शन कराएंगे COH2 के साथ और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एक पॉइजनस गैस मिलती है, जिसको बोलते हैं फोस्जीन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोस्जीन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। COCl2 को हम फोस्जीन बोलते हैं, एक पॉइजनस गैस होती है। ये जनरली क्या होता है, अगर आप क्लोरोफॉर्म को लाइट की प्रेजेंस में रख देंगे एयर में, तो किस में चेंज हो जाएगा, फोस्जीन गैस में चेंज हो जाएगा। ये एक पॉइजनस गैस होती है, तो हमें क्या करना होता है, इसको फोस्जीन बनने से रोकना होता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, इसको डार्क ब्राउन बोतल में रख देते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें 1% इथेनॉल को ऐड कर देते हैं, जो क्या करता है, अगर फोस्जीन गैस बनती है तो उसको डाई इथाइल कार्बोनेट में चेंज कर देता है। ठीक है, सेकेंड यूज़ क्या है, CHCl3 यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ फिरोन रेफ्रिजरेंट, इसका यूज़ करते हैं R22, इससे बनाया जाता है। और थर्ड देख लीजिए, अगर हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करते हैं तो इससे क्या बनाते हैं हम, इट विल गिव टीयर प्रोड्यूसिंग इंसेक्टिसाइड। ये क्या बनाता है, इंसेक्टिसाइड बनाता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोपिक्रिन हो गया, ये आपने HNO3 जब ऐड किया तो ये NO2CCl3 बन गया। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, AgCCl3 डाला तो एल्काइन बन गया, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है। इसके बाद CHCI3 है, CHI3, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोडोफॉर्म बोल रहे हैं। तो आयोडोफॉर्म कैसे बनाएंगे, आपको कीटोन लेना है, कीटोन की रिएक्शन करानी है आयोडीन के साथ और NaOH की प्रेजेंस में, तब हमारा क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आयोडोफॉर्म की बात करें, अगर कोई कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, CH3CO है या फिर CH3CHO है, जनरली हम बोल सकते हैं कि वे कंपाउंड जिनके अंदर कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, साथ ही साथ सेकेंडरी एल्कोहल है, वो क्या करेंगे, आयोडीन और NaOH के साथ येलो कलर देंगे, आयोडीन और NaOH के साथ येलो कलर देंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट इसको बोला जाता है। अगर आयोडोफॉर्म किसी ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और हमें फ्री आयोडीन देता है, जो कि क्या होती है, एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। वे डेरिवेटिव जिसके अंदर बहुत सारे हैलोजन होते हैं, तो देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कैसे बनाएंगे, CH4 ले लीजिए, इसमें Cl डाल दीजिए और सनलाइट ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, चारों हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। या फिर CHCl3 ले लीजिए, उसमें Cl2 का एडिशन कीजिए लाइट की प्रेजेंस में, तब भी क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। अगर हम CCl4 की बात करें तो एक कलरलेस होता है, नॉन इनफ्लेमेबल होता है, पॉइजनस लिक्विड होता है, सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। यूज़ देख लेते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, एज अ सोलवेंट इसको यूज़ किया जाता है, फॉर ऑयल, फैट, रेजिन, इन ड्राई क्लीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है ना। और फायर एक्सटिंग्विशन के उसमें यूज़ किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद है फेरोन। तो फेरोन आपका क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और इनको जनरली हम किस में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन में यूज़ कर लेते हैं इनको। ठीक है, और इसको बनाते कैसे, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 को रिएक्ट करते हैं एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड SbF3 के साथ, इसको जब हम ट्रीट कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ SbCl5 एज ए कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलता है, फेरोन मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद DDT है, DDT को हम क्या बोलते हैं, PP डाईक्लोरो ट्राईक्लोरो इथेन, क्या बोलते हैं, पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इथीन दिया गया है, तो इथेन का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन ये रहे आपके, ये आपके 2 कार्बन यहाँ पे है। इससे क्या लगा है, 2 बेस
4 क्लोरोफिनाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पोजीशन पे लगा है, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोफिनाइल, 20 का मतलब होता है 2, तो 20 4 क्लोरोफिनाइल। इसके बाद इस वाले कार्बन पे, जिसको हम फर्स्ट कार्बन बोल रहे हैं, 111 ट्राईक्लोरोइथेन, 111 ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, DDT इज़ द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, इट स्टेबिलिटी एंड फैट सोल्युबिलिटी इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। ग्रेट प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये फैट में सोलबल हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसका ये प्रॉब्लम है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इसके बाद है पर क्लोरोइथेन C2Cl6, C2Cl6 कुछ इस तरह से होता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 Cl ग्रुप लगे रहते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, पर क्लोरोइथेन, इसको हम बोल रहे हैं पर क्लोरोइथेन। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, मोथ रिपेलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल कैम्फर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल भी बोला जाता है। तो ये सब था आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, आपके सारे एग्ज़ाम अच्छे हों, थैंक यू।